नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। पिछले 70 सालों से इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की मांग हो रही है, लेकिन कभी राजनीति तो कभी तुष्टीकरण हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड की राह में बाधा बने हैं। अब इसी कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में सिख, ईसाई, दलित और आदिवासी समुदायों को एकजुट करने की मुहिम चलाई जाएगी। समान नागरिक संहिता का विरोध करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 9 सदस्यों वाली एक केंद्रीय कमेटी बनाने का भी ऐलान किया है। बोर्ड का कहना है कि समान नागरिक संहिता धार्मिक सांस्कृतिक पहचान खत्म करने का प्रयास है और इसे वो स्वीकार नहीं करेंगे। अब इस मुद्दे पर पूरे देश में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस छिड़ गई है और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से कुछ लोगों को डर क्यों लग रहा है। लेकिन पहले देखते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस ऐलान पर किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। एक दूसरे मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकसद से भटक गया है। आइए सुनते हैं मौलाना शहाबुद्दीन का पूरा बयान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास कल लखनऊ में मुनक्किद हुआ। बोर्ड अपने मकसद से भटक गया है। बोर्ड का क़याम उलमाए इकराम ने इसलिए किया था कि वो मुसलमानों के खालिस शरई और मजहबी मामलात में रहनुमाई करेगा मुसलमानों की, मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की शरई रहनुमाई करने के बजाय सियासी मैदान में वो ज़्यादा अमल दखल की तरफ तवज्जो दे रहा है। सियासी अगराज़ व मकासिद हल करने के लिए कल मीटिंग हुई, उसमें लव जिहाद, नागरिक संहिता और इस तरीके से बहुत सारे सियासी इश्यूज पर बोर्ड ने बात की, जबकि शरई मसाइल पर बात करना चाहिए थी। और मुसलमानों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनमें तालीम, तरबियत, तिजारत, एजुकेशन, ये बुनियादी मसाइल हैं जिससे कौम तरक्की कर सकती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह से समान नागरिक संहिता के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है, उसे लेकर हिंदू संगठनों में भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता विनोद बंसल ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख को महिला विरोधी बताया है कि यूसीसी के अंदर क्या है, यूसीसी के अंदर तो महिला और बच्चों के अधिकारों की तो बात हो रही है। भाई वो अधिकार जो गैर मुसलमानों को मिलते हैं, गैर मुस्लिम बच्चियों को, महिलाओं को, बच्चों को जो मिलते हैं, वही अधिकार तो देने की बात हो रही है। और ये कोई नई बात नहीं है। जब संविधान हमारा बना था 1950 में, तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने आप ही आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला और उसमें लिखा कि राज्यों का एक कर्तव्य है, स्पेसिफिकली मैं कर रहा हूँ, राज्यों का एक कर्तव्य है कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, यानी एक कानून सभी देशवासियों को लागू होना चाहिए। जो हमारा एक झंडा, एक तिरंगा, एक सिद्धांत, एक संविधान, तो आखिरकार ये 2 कानून क्यों भाई? और इन महिलाओं और बच्चों के जो अधिकारों के साथ भेदभाव क्यों? उधर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस का एक अलग ही रुख सामने आया है। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सलाह देने के बजाय उल्टा बीजेपी पर ही राजनीति करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के नेता राशिद अलवी का कहना है कि बीजेपी को चुनाव आते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की याद आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, आर्टिकल 44 की दुहाई देती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो रिलीजियस लीडर्स, जो धार्मिक नेता हैं तमाम धर्मों के, उनको बुलाइए, तमाम राजनीतिक दलों के साथ बात कीजिए। यहाँ कोई तानाशाही तो है नहीं भारत के अंदर। आप सबसे मशवरा करके और कंसेंसस पैदा कीजिए, तब आप अप्लाई कीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है, उसका कितना असर होगा और क्या पूरे देश में एक देश एक विधान लागू करने का समय आ गया है? आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। साथ ही हम ये चर्चा भी करेंगे कि आखिर इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर
राजनीति क्यों होती है? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद बंसल जो वरिष्ठ नेता हैं वीएचपी के, और अभी थोड़ी देर में हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़ेंगे। मेरा पहला सवाल विनोद बंसल साहब आपसे है। विनोद बंसल साहब, अभी हमने आपका बयान देखा, आपकी प्रतिक्रिया देखी। आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो विरोध किया है इस पूरे कॉमन सिविल कोड का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो विरोध किया है, उसे लेकर आपकी आपत्ति क्यों है? देखिए, विरोध करने का कोई अर्थ नहीं है जी। संविधान के अनुच्छेद 44 जो है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें बड़ा क्लियर कट शब्दों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसी समय बिल्ट इन कर दिया था 1950 से पहले ही, कि आखिरकार ये राज्य का कर्तव्य होगा कि वो अपने संपूर्ण देश के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा, सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता का लागू करेगा। आप मुझे बताइए, आखिरकार जब संविधान में कुछ चीज वर्णित है। दूसरी बात ये कि अगर किसी महिला के अधिकार जो हिंदू महिला को है, वो मुस्लिम महिला को या गैर हिंदू महिला को क्यों नहीं मिलने चाहिए? अगर कोई अधिकार बच्चों से संबंधित है, दत्तक का है या कोई दूसरा है, तो वो सारे अधिकार आखिरकार किसी दूसरे गैर हिंदू को क्यों नहीं होने चाहिए? मैं कहता हूं, जब देश एक है, संविधान एक है, हमारा झंडा एक है, तो कानून एक क्यों नहीं होना चाहिए भाई? आप मुझे बताइए कि ये जो सांप्रदायिक आधार पर देश का जो विभाजन करने की जो नींव थी, वो नींव आज तक क्यों बरकरार है? एक बात बताइए कि जब नागरिक समान हैं, तो उनके अधिकार और कर्तव्य भी समान होने चाहिए। इस समान कर्तव्य और समान अधिकारों के बीच में ये जो मजहबी कट्टरता है, वो बीच में क्यों आ रही है भाई? आप ये आपके दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसमें जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि आखिरकार सभी धर्मगुरुओं से मशवरा होना चाहिए, इससे विचार करना चाहिए। क्यों भाई? इसमें धर्मगुरु कहां से बीच में आ गए भाई? क्या उसका धार्मिक मामला है कहां? इसमें आपकी कोई पूजा पद्धति नहीं छेड़ रहा, आपको कोई मस्जिद में जाने से नहीं रोक रहा, आपको कोई विवाह से नहीं रोक रहा। विनोद जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा कि अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौलाना नदीमुद्दीन जो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही संविधान विशेषज्ञ डीके दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना नदीमुद्दीन साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यूनिफॉर्म सिविल कोड से इतनी दिक्कत क्यों है? अगर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो भारत के सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, अनेकता में एकता, ये देश की डाइवर्सिटी है, खूबसूरती है। देश में जहां 100-200 किलोमीटर चलने के बाद जबान बदल जाती है, खान पान अलग हो जाता है, कैसे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे? ठीक है कि इस पर जो है बहुत ज्यादा संविधान बदल जाता है। नहीं, सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, हाथ जोड़ता हूं। आप बोल चुके, मुझे तो बोलने दीजिए। यहाँ तो मेरी लिंकिंग मत करिए। मैं तो कह रहा हूं कि सब कुछ बदल जाता है, लेकिन संविधान नहीं बदलता जी। विनोद जी बोलने दीजिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए पूरी, मैं फिर उसके बाद आपके पास आऊंगा। ठीक है, यहां पर आइए आप। भारत के अंदर शादियां भी एक तरीके से नहीं होती है। तेलंगाना में हिंदुओं में सगी मामू भांजी में शादी होती है। यहाँ पर हिंदू जो है, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? अपनी जो सवाल मैंने पूछा उस पर रहिए ना। अब ये कहाँ किस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे सुनिए, ये देश में लागू नहीं हो सकता क्या? नॉर्थ ईस्ट में जो संविधान ने उनके कल्चर, अब सुनिए ना, अब आप ही उतावले हो जाएंगे तो भाई क्या बोलूं? क्या नॉर्थ ईस्ट में संविधान ने जो उनके कल्चर की हिफाजत किया है, क्या उसको खत्म कर देंगे? अरे भाई, इस देश में क्या हिमाचल में जाकर के कोई जमीन ले सकता है क्या? तो इस देश के अंदर कानून ला ही नहीं सकते आप। और खुद लॉ कमीशन ने क्या कहा? लॉ कमीशन ने रिपोर्ट में क्या कहा कि इस देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो सकता। मौलाना साहब, मेरा एक सवाल आपसे, आपने विनोद जी एक रुकिए, मेरा सवाल मौलाना साहब से है। मौलाना साहब, आपने संविधान की बात की, आपने लॉ कमीशन की बात की। सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग इस बात की अपील करने के लिए गए थे कि जो उत्तराखंड और गुजरात ने यूसीसी के लिए जो ड्राफ्ट कमेटी बनाई है, उसको उनको असंवैधानिक बताते हुए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 162 के तहत उस अपील को ठुकरा दिया। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट भी ये बात मानता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार चाहे तो लागू कर सकती है? तो क्या आप लोग, क्या आप सरकार से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए? नहीं, ठीक है, 8 साल से क्या करें? मैं कहता हूं सबके स्टेट का अलग अलग बनाने के बजाय मोदी सरकार पार्लियामेंट में पिल रहा है। क्यों आप तमाशा कर रहे हैं? क्यों नहीं एक सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट के अंदर बिल पास करिए? पार्लियामेंट में बिल आ जाएगा, आप समर्थन करेंगे?
इस देश में गाय पर एक कानून आप नहीं ला सके, और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा के अंदर लागू है, क्या वहां बच्चा नहीं पैदा होगा तो दूसरी शादी नहीं कर सकते क्या? अरे वहां पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की वो लोग बात कर रहे हैं जिनको अकल नहीं है। अगर लागू करना तो लागू करिए, लागू करके बताइए क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। इलेक्शन धमकी दे रहे हो क्या? सिविल कोड का चोचला तमाशा कर रहे हैं, और फिर जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा आप लागू नहीं कर रहे हैं। मौलाना साहब, यही बात जो है वो ट्रिपल तलाक के लिए भी कही जाती थी, वो यही बात 370 के लिए भी कही जाती थी, ये बात राम मंदिर के लिए भी कही जाती थी। तो ये बात बार बार चेतावनी या धमकी दीजिए कि या चुनौती दीजिए कि लागू करके दिखाइए। अगर लागू करना होगा तो हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के घोषणा पत्र में बहुत सालों से मुद्दा है। खैर, विनोद बंसल साहब, अगर आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूरे बयान को पढ़ें तो उस बयान में एक बात सामने आती है जिसमें कहते हैं कि हम अगर इस तरह का कोई कानून लाने की कोशिश होती है, यूसीसी लाने की कोशिश होती है, तो हम ईसाइयों को, सिखों को, दलितों को और आदिवासियों को भी अपनी इस मुहिम में साथ जोड़ेंगे। तो क्या आपको लगता नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो एक तरह से विभाजन की राजनीति कर रहा है, धर्मों को आपस में वैमनस्य फैलाने की कोशिश हो सकती है, या हिंदू समाज के अंदर भी ये विघटन करने की कोशिश हो सकती है? विनोद बंसल जी, कोई नई बात नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयत उलेमा हिंद हो या दारुल उलूम देवबंद हो, ये सब अलगाववाद के डिफरेंट नाम के अलग अलग अड्डे हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड नहीं कहा था ना, जब 3 तलाक को लेकर के बहस चल रही थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि आपको दिक्कत क्या है, तो उन्होंने राइटिंग में लिख के दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, आपको याद होगा जी। तो उसमें ये कहा था कि अगर 3 तलाक नहीं हुई तो मुस्लिम जो पुरुष हैं वो मुस्लिम महिलाओं को कत्ल कर देंगे। आप देखिए, ये तो सोच है इनकी नारी के प्रति, और यही सोच है इनके बच्चों के प्रति। आप मुझे बताइए कि ये जो सोच है, देखिए अभी बोलना चाहिए हिंदू अपनी बात पूरी करिए, आपकी आवाज आ रही है, पूरी बात बोल गए। देखिए मैं कह रहा हूं मौलाना साहब, एक जगह रहिए आप, या तो ये कहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छा है, वो इंप्लीमेंट होना चाहिए। आप सहृदयता के साथ आइए ना आगे, कि उसमें जो कमियां हैं, दिक्कत है, वो दिक्कत आप बताइए। आप दिक्कत तो बता नहीं पा रहे, सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं। ये भारत अब धमकियों से डरने वाला नहीं है मौलाना साहब। ये टर्की नहीं है, सीरिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, भूल जाइए आप। भाई आप सीरिया बनाना चाह रहे हैं, नया भारत है, आप नया भारत है ये। देखिए ये नया भारत है, नई तरीके से लिखा जा रहा है, और ये भारत का जो सक्षम नेतृत्व है, जिसने आज तक जितने भी आपके जो कंफ्यूजन थे सारे दूर करके, उनको सबको दरकिनार करके 370 भी लाए, राम मंदिर भी लाए, 3 तलाक भी खत्म किया, महिलाओं को अधिकार भी दिया, हलाला का भी नंबर है। आप मुझे बताइए मौलाना साहब, अगर आप वास्तव में महिलाओं के सच्चे हितैषी हैं तो क्या आप वकालत करेंगे कि ये हलाला जैसी विभत्स नारी विरोधी परंपरा है, इसको वैश्यावृत्ति की तरफ ले जाती है, वो उसको आप रोकेंगे नहीं रोकेंगे? और तीसरी बात ये बताइए मुझे, टू द पॉइंट बताइएगा, टू द पॉइंट बताइए कि अगर हिम्मत है तो आप आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड में कमी क्या है? 4 कमियां बता दीजिए मुझे, 4 कमियां बताइए जरा आपने, जिसमें मुसलमान को ऑब्जेक्शन है जी। ठीक है, आप हलाला की बात कर रहे हैं, अगर कहीं गलती है तो लाइए। लिव इन रिलेशनशिप में नहीं लाइए, क्या मतलब है? आप क्यों नहीं खत्म कर सकते उसको? हमारे ऊपर क्यों आप डंडे तैयार क्यों बने हुए? लिव इन रिलेशनशिप में डंडे से ही खत्म करोगे क्या? हिंदू है, कितने मुसलमान है, कितने हिंदू है, लिव इन रिलेशनशिप में क्या कर रहे हैं? कहां से कहां पहुंच गए? देखिए कुत्तर करते हैं। अरे मौलाना साहब, क्या आप घर घर जाके गिनती करके आए कि कितने लिव इन रिलेशन वाले में कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं? ये आंकड़ा आपके पास कहां से आता है? बिल्कुल सर्वे बताइए। मौलाना साहब, मैं आपको भी यहाँ पे रोकूंगा, विनोद बंसल साहब को भी रोकूंगा। हमारे साथ तीसरे मेहमान डीके दुबे साहब मौजूद हैं, संविधान के जानकार हैं। डीके दुबे साहब, इस बहस से अलग मैं आपसे संवैधानिक, क्योंकि आप मामलों को समझते हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्या है, और अगर ये लागू होता है तो इससे ऐसा क्या बदलाव हो जाएगा जिससे कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है? मुझे लगता है कि सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 35 हुआ करता था, आज का जो आर्टिकल 44 है वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 35 था। आर्टिकल 35 की बहस के दौरान, और मैं आज के आर्टिकल 29-30 की जब बहस चल रही थी तो उसके दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने स्टेटमेंट दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, और उस समय मैं आपको ये बताऊं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं लाना चाहते थे, ये फंडामेंटल राइट्स में लाना चाहते थे। तो डॉक्टर साहब का विचार था कि ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति भारत में जो निवास करता है वो भारत के संविधान से चलेगा, और सबके राइट एंड ड्यूटी समान होंगे, सबके राइट समान होंगे। अब महिलाओं के भी राइट समान होंगे और एक ही प्रकार की व्यवस्था होगी।
जब ये मुस्लिम लीग के लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उसमें से 23 लोग एक रुक गए थे और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर साहब ने, मोहम्मद इस्माइल वगैरह जो थे मुस्लिम लीग के नेता, हाँ 23 सदस्य, सर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान बन गया था और हमारे संविधान में समझिए कि मुस्लिम लीग के सदस्य बैठे हुए थे और वो विरोध कर रहे थे इस प्रावधान का। ये विरोध करने के दौरान जब डॉक्टर अंबेडकर ने उनको जवाब दिया तो उन्होंने ये कहा कि आप हमें बताओ प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम, आप कॉमन सिविल कोड ऑलरेडी लागू है, तो उस समय सीसीसी कॉमन सिविल कोड उसको कहा जाता था। तो उन्होंने कहा कॉमन सिविल कोड ऑलरेडी लागू है, हम इसको थोड़ा सा संशोधन करना चाहते हैं कि इसमें मैरिज और डालना चाहते हैं, इनहेरिटेंस और डालना चाहते हैं, बाकी तो सब है। तो इन लोगों ने साहब कहा कि नहीं हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन समाज अभी तैयार नहीं है, अभी भी पाकिस्तान बना है, हम माइनॉरिटी में हैं, इसलिए साहब अभी तैयार नहीं है। तब ऐसी बहस के दौरान यह निर्णय हुआ कि तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए इसको स्टेट की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया जाए, यानी कि नीति निर्देशक में डाल दिया है कि सरकार या देश जब तैयार हो जाएगा, मनोभावना एक सी हो जाएगी, तब इसको पारित कर लिया जाएगा। इसी स्टेटमेंट को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच कम से कम 2 बार, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और जो बाकी की बेंचें हैं वो कई बार ये कह चुकी हैं कि भाई आप कॉमन सिविल कोड लागू क्यों नहीं करते। जब आप पंथ निरपेक्ष देश हैं और किसी पंथ के आधार पर नहीं चलेगा तो फिर आप एक कॉमन सिविल कोड लागू कर दीजिए। सरकार, मैं आपसे यहां पे ये चीज, महत्वपूर्ण चीज जानना चाहता हूं कि आखिर कॉमन सिविल कोड की जरूरत क्या। मैं धर्म के आधार पे, इसके आधार पे कोई बात नहीं कर रहा, कानूनन तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट बार बार 6 बार सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत कर चुका है, तो आखिर यूसीसी की इस देश को जरूरत क्यों है, ये संवैधानिक जानकार होने की दृष्टि से मुझे आप बताइए। देखिए मेरा मानना है कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 आपके कल्चरल प्रैक्टिस के लिए दे दी गई और ये कहा गया है कि आप अपनी कल्चरल प्रैक्टिस के लिए स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन जो कानून के अनुसार फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति के होने चाहिए, यानी कि महिला का जो फंडामेंटल राइट है, जो इनहेरिटेंस के फंडामेंटल राइट्स हैं, वो तो समान ही होने चाहिए। मैं आपको उसके लिए भी बहस बताता हूं। 10 अक्टूबर सन 1949 को जिस समय के.एम. मुंशी ने सरदार पटेल का लेटर पढ़ा है, तो सरदार पटेल ने कहा कि हम राज्यों में विभेद नहीं कर सकते, प्रिंसली स्टेट और बाकी स्टेट्स के बीच में हम इस आधार पर विभेद नहीं कर सकते कि ये 2 अलग अलग राज्य हैं। फंडामेंटल राइट भारत के नागरिक के एक होने चाहिए, इसलिए नागरिकों के बीच में कोई भेद नहीं हो सकता। जो उनका सवाल दुबे जी ये था आपसे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट जो बार बार कहता है अपने ऑब्जर्वेशन में कि यूसीसी लागू होना चाहिए, अगर ये लागू होता है तो क्या जो बहुत सारे केसेस अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं उनमें कमी आएगी, क्या न्याय प्रणाली हमारी तेजी पकड़ लेगी इसके बाद? मैं उस विषय में आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, वो उसी विषय पर आ रहा हूं कि जब के.एम. मुंशी से बहस हो रही तो उन्होंने कहा भाई देश में सब एक नागरिक है, एक देश है, एक प्रावधान है, जब तक परिस्थितियां ये जो कह रहे हैं कि अभी नहीं हो सकता तब तक के लिए ठीक है, लेकिन इसको लागू करना। दूसरी बात ये भी है कि इंप्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी समस्या आती है। ये जो जैसे बता रहे हैं कि लव जिहाद के मैटर आ रहे हैं और दुनिया भर का 4 बीवी रखने का, फिर उनके बाद भी तमाम तरह के इश्यूज आते हैं। भाई महिलाओं को एक अधिकार मिले और दूसरा बात यह है कि हमारे कोर्ट्स में विभेद ना हो कि भाई ये तो ऐसा डील करना वैसा डील करना, इसलिए इसमें बड़ी तेजी आएगी। और दूसरा ये भेद ही खत्म हो जाएगा, भारत के नागरिक होंगे। ये क्या है इनको मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, विनोद बंसल साहब भी अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन अभी एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उस ऐलान की जिसमें उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। मौलाना नदीमुद्दीन साहब, अभी आपने DK दुबे साहब की बात सुनी होगी ब्रेक के पहले। उन्होंने बताया कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी चाहते थे कि सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून हो। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हम लगातार पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं जो मुस्लिम नेतृत्व जो है एक जिस तरह की दिशा लेता है कि जैसा हमने देखा कि ट्रिपल तलाक के समय एक आम मुसलमान को डराने की कोशिश की गई, ठीक उसी तरह से CA आंदोलन के दौरान ये डराने की कोशिश की गई कि ये तो मुसलमानों की नागरिकता छीनने वाला कानून है, जबकि एक भी मुसलमान की नागरिकता इस तरह से गई नहीं। उसी तरह से अब एक बार फिर जो UCC के खिलाफ हुआ तैयार किया जा रहा है, तो ये डराने की राजनीति और हर समय जो ये कहना कि इस्लाम खतरे में है, इस मोड से कब मुस्लिम नेतृत्व बाहर निकलेगा? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे संविधान सभा पर बहुत ज्यादा डिबेट हो चुका है। लाइक्स पढ़ मैं भी लाइक्स पढ़ दूं, उस पर बहस करने की जरूरत नहीं है कि लागू होना चाहिए नहीं लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। मैं कहता हूं कि वाजपेयी जी नहीं क्यों नहीं होना चाहिए बताओ ना। अरे मेरी बात तो पहले सुनो ना, आप बीच में टोका टाकी कर रहे हैं। एक टोकना तो इसलिए पड़ रहा है, आप विषय से भाग रहे हैं। आप बताइए क्यों नहीं लागू होना चाहिए, इस बात बताइए ना। आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो किस लिए? आप सुनिए तो पहले ना। एक की 4 बीवी 40 बच्चे, पूरे भारत में किसी मुसलमान का एक नाम बताओ जिसको 4 बीवी दिक्कत क्या है? जब 4 बीवी 40 बच्चे नहीं है तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है आपको? बताओ। ट्रिपल तलाक में 1% भी महिलाएं नहीं थी। 30 लाख दिक्कत क्यों है? महिलाएं जिनको मर्डर करा दिया आपने, बताओ। उनके लिए क्या कानून बनाया? सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमानों को टारगेट करना। अरे मुसलमान खुद बदनाम हो रहा है यार, मैं कह रहा हूं। यही काम रह गया है। वो मुसलमान खुद ही कत्ल करने की बात कर रहा है तो बदनाम तो हो गई होगा। क्या इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन चलाओगे तो बदनाम तो हो गए। पैगंबर के नाम पर चलाओगे तो बदनाम तो हो गए। विनोद बंसल साहब, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कहना चाहूंगा कि विषय से भटक रहे हैं। हमारा तो विषय UCC है, हम उस पर बने रहे। ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हारी कम्युनिटी ये डिबेट को। मौलाना साहब, मेरा आपसे सीधे सवाल था। मौलाना एक मिनट रुक जाइए। मौलाना साहब, मौलाना साहब एक मिनट रुक जाइए। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा सा सवाल था कि मुस्लिम नेतृत्व इस मोड से बाहर कब निकलेगा कि इस्लाम खतरे में, हर समय इस्लाम खतरे में है का नारा देकर एक आम मुसलमान को क्यों डराने की कोशिश करते हैं आप? खतरे में न मुसलमान खतरे में न इस्लाम खतरे में। तो फिर जो बार बार बंसल साहब आपसे पूछ रहे हैं, आप बता दीजिए ना कि 4 ऐसी बातें बता दीजिए जिससे आपको इस पे आपत्ति है, इस UCC पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, लाइए पार्लियामेंट में भी कानून लाइए। अच्छा, मान लीजिए कानून लेकर आते हैं, पार्लियामेंट के माध्यम से लाते हैं, तब आप समर्थन करेंगे? लेकर के आइए। बात वही है ना कि यही बात तो बार बार 370 के लिए भी कही जाती थी, यही बात ट्रिपल तलाक के लिए भी कही जाती थी। लेकर आए ना आप। मुझे सिर्फ एक सिंपल सी एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक सामान्य सी बात पूछ रहा हूं। अगर पार्लियामेंट के माध्यम से आता है, कानून बनाकर आता है, तो क्या आप लोग उसका समर्थन करेंगे? खैर, मौलाना साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। और देखिए जी विनोद जी, आपके अंतिम 1 मिनट आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ, देखिए डिबेट के अंत में उन्होंने कहा कि बिल्कुल करेंगे समर्थन। अब तक इतनी बात को कहने ना आधा घंटा खराब कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जो आपने कहा कि आखिरकार क्या कंट्रोवर्सी क्या है। मानिए कम से कम 10 उच्च न्यायालय और 5 से 6 बार जो है मानिए सर्वोच्च न्यायालय इस विषय पर अपना वर्डिक्ट दे चुका। और साफ साफ उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार सरकार क्यों आंख मूंद के बैठे हुई है। हमें जुडिशरी में, न्यायालय में निर्णय करने में दिक्कत आ रही है, लोगों की समानता के अधिकार छीने जा रहे हैं। और एक और बात बताता हूं, देखिए जो जुडिशियल प्रॉब्लम में कहां रिव्यू में कहां प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर कोई मुस्लिम युवक बलात्कार करता है
तो वो चूंकि 17 साल की नाबालिग बच्ची के साथ वो तो कर सकता है। देखिए विनोद बंसल जी, अभी थोड़ा सा हम विषय से भटक रहे हैं और हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। यूसीसी के मैं ये यहाँ पर समय का अभाव है हमारे पास, हमें इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। समान नागरिक संहिता एक ऐसा मुद्दा है जिसमें 7 दशक से बहस चल रही है और इसका वो वक्त आ चुका है जब इस पर एक फैसला लेने का समय है और इस पर फैसला लेने का वक्त आ चुका है। मौलाना साहब, मैं आपको भी रोकना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कार्यक्रम में शरीक हुए। विनोद बंसल साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।